हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक न्यू टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और ख़ास करके प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं आज इसको। तो देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हम कर पाते हैं। स्पेशली हमने देखते हुए बनाया है जो अपकमिंग हमारी वैकेंसीज है टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी से रिलेटेड है, और बाकी जो अदर वैकेंसी है जैसे आरपीएससी राजस्थान से है। यानी यहाँ टोटल मिला के कह सकते हैं कि ऑल टीजीटी एंड पीजीटी और एज वेल एज अगर हम बात करें तो एसएससी बैंक सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेशली अगर बात करें तो ये यूपी एंड टीजीटी और पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये कंटिन्यू करेंगे। आज इस सीरीज़ का पहला दिन है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है आपको, यानी कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको, बाकी उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो उसमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल होता है और कितना सही तरीके से हम उस ऑप्शन तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमारे पास यहाँ पे है। जस्ट सी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस में लिखे हुए हैं कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, मतलब कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि 4 में से एक विकल्प लेना, ठीक है। चूज द वन, यानी एक को चुन लेना है। विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, मतलब विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि जो एक साइड किया जा सके फॉर द गिवन वर्ड, दिया हुआ जो वर्ड है, यानी कि जो एक आपको कई वर्ड मिले हैं उनको एक वर्ड में क्या कहेंगे, बस यही बात आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कुछ हमारे पास हो पाता है ऐसा। यहाँ पे आपको फर्स्ट इन क्वेश्चन में मिल जाता है कि वन हु लुक्स एट एवरीथिंग। वन हु लुक्स मतलब एक वह जो देखता है, एट एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ों पे देखता है, फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नोन एज, मतलब कि फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नोन एज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक पॉइंट को अपनी नज़र से देखता है या अपने ही हिसाब से सोचता है, तो उसको क्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमारे पास ऑप्शन में है। ईगोसेंट्रिक होता है, अहमवादी जो सिर्फ अपने तरीके से सोच पाएगा। क्विजोटो की मतलब क्विजोटिक है, तो क्विजोटिक का मतलब होता है कि मतलब विलक्षण से है। सैडिस्टिक की बात की जाए तो वो है परपीड़ा है। कंप्लेसेंट की बात की जाए तो यह है आत्मसंतुष्टि। जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है, मतलब अपने हिसाब से सोचता है, तो दैट इज नोन इन इंग्लिश आफ्टर रीडिंग द 4 ऑप्शंस। हमें ABCD ऑप्शन को रीड करने के बाद यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, ईगोसेंट्रिक, यानी कि जो हर एक चीज़ को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है उसी को हम कहेंगे ईगोसेंट्रिक कहेंगे। तो जी दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया रहा है आपके लिए। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमारे पास है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि अ कलेक्शंस ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैक्स इज कॉल्ड, यानी कि एक कलेक्शंस की बात की जा रही है कि एक हमारे पास कलेक्शन हो स्मॉल कलर्ड फ्लैग, मतलब कि छोटे मतलब और रंग बिरंग जो कलर हैं उनका कलेक्शन होगा, तो उनको क्या कहेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि टोर पे वल पर चोरी है, बंटिंग है और नन ऑफ दीज है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, टोरपे का मतलब तो मंडली होता है, वल्पचर का मतलब कि जस्ट एक कह सकते हैं कि लेविस होता है, मतलब ठीक है। और बंटिंग का मतलब अगर लिया जाए तो ये है मतलब कि जो कलर के वाले झंडे, छोटे छोटे स्मॉल जो झंडे होते हैं और कलरफुल होते हैं, उनके ग्रुप को हम कह सकते हैं, कलेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, बंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, आपका C वाला सही हो जाता है। तो जी दोस्तों, हम और आगे चलते हैं, अगला और भी लेते हैं और बातें करते हैं यहाँ पे सॉरी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि शोविंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, यानी कि जो शोविंग रिस्पेक्ट होता है, किसी के लिए अगर आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, आप कैसे दिखा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन है दैट इज द रिस्पेक्टेबल है, सेकंड वन है रिस्पेक्टफुल है, थर्ड वन रिस्पेक्टिव है और रिसेप्शन है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें रिस्पेक्टेबल का होता है वंदनीय होता है, रिस्पेक्टफुल का मतलब विनीत होता है,
और रिस्पेक्टिव का मतलब होता है, बिल्कुल अगर आप रिस्पेक्टिव का मतलब अगर लेना चाहें तो जिसका मतलब आपको मिल जाएगा निजी विशिष्ट, मतलब जो अपने तरीके से सोच पा रहा। रिसेप्शन का मतलब तो स्वागत से ही होता है। तो मोस्टली अगर हम लोग देखें कि अगर शोविंग रिस्पेक्ट अगर कहते हैं इज बेस्ट इंडिकेशन, तो ये जाएगा आपके साथ जो होता है ये मतलब रिस्पेक्टफुल यानी विनीत और आदरणीय के साथ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका होता है ठीक, यानी ये वाला ऑप्शन आपके लिए बनेगा सुटेबल बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हम 4 ऑप्शन पे जाते हैं और बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट। ये कहता है कि रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति हो ऑफ द सेम, रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट्स साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। यानी कि ये इनके कहने का मतलब कि साउंड लेटर हो और उसका रिपीटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में ही कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहने वाले हैं, यही चीज़ जानना है। तो देखिए, क्या हम उसे एजोनेंस कह सकते हैं, क्या हम उसे एलिट्रेशन कह सकते हैं, क्या हम उसे एपोस्ट्रोफी कह सकते हैं, क्या हम उसे सिमली कह सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर जो स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड होता है किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में, अगर वो रिपीट अप हो जाता है तो उस वाले को हम कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है बी। आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि यदि किसी भी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किसी सेंटेंस के बिगनिंग में पाया गया तो दैट इज नोन एलिट्रेशन ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं। और बहुत ही बढ़िया से आपके सामने ये चीज़ें मैं रखूँगा कि द डिक्शनरी, यहाँ लिखा हुआ है कि द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, यानी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एनोटेशन, कनोटेशन, डिनोटेशन और डिग्रेशन। ये 4 वर्ड आपके सामने आए, कौन कौन है, एक एनोटेशन है, कैनोटेशन है। ठीक है, देखिए एनोटेशन, कैनोटेशन, डिनोटेशन और डिग्रेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि एनोटेशन मीन्स क्या होता है। तो अगर हम बात करें एनोटेशन का तो इसका मतलब है टिप्पणी होता है। अगर हम बात करते हैं आपसे कनोटेशन तो ये होता है संकेतार्थ होता है। और अगर हम बात करते हैं डिग्रेशन तो इसका मतलब हो जाएगा विचलन। लेकिन हमारे जो ऑप्शन की बात आएगी वहाँ का अर्थ लिया जाएगा जो होता है संकेत। तो यानी जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड होता है जो हमें एक संकेत और एक इशारा देता है, तो दैट इज नोन, वो इस प्रकार से जाना जाएगा कि ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डिनोटेशन। तो याद रखेंगे कि द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। बहुत ही बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, तो इसमें बने रहेंगे वीडियो में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया से ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट हेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। 6 पे अगर बात करें तो मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, यानी ये कहा जा रहा है कि मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, यानी जो मेडिकल वाले अध्ययन करते हैं स्किन का और उसके डिजीज यानी उसके रोग का, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम इसके कहते हैं तो इंडोक्रिनोलॉजी कह सकते हैं, क्या आर्थोपेडिक कह सकते हैं, डर्मेटोलॉजी कह सकते हैं, और कहता है ऑफ्थल्मोलॉजी। तो ये आपके पास 4 वर्ड हैं जिसमें से आपको बताना है कि हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर हम इंडोक्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाला होता है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करेंगे तो ये होते हैं विकलांग का जो अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी एक आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपको ये मिलेगा कि त्वचा विज्ञान मतलब त्वचा संबंधित रोगों को या त्वचा संबंधित स्टडी जो होती है उसी को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब बात करें एप्थल्मोलॉजी का तो इसका मतलब हो जाता है आपके लिए कि नेत्र विज्ञानी है, मतलब ये नेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। तो जो आपसे पूछा क्या गया है स्किन एंड डिजीज के बारे में, तो जी दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही जाएगा वो ऑप्शन नंबर सही होता है सी, यानी डर्मेटोलॉजी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि 6 नंबर आपने करेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट नंबर की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है, वो इस प्रकार है, जो आपके लिए खास है। दैट इज नोन हियर मर्डर ऑफ ब्रदर। मतलब मर्डर ऑफ ब्रदर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पहला ऑप्शन है पैट्रीसाइड, और सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो रिजीसाइड होता है, और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो होमिसाइड है, और डी ऑप्शन की बात करें तो फैट्रीसाइड है। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मर्डर ऑफ ब्रदर को सही लेता है या मर्डर ऑफ ब्रदर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पैट्रीसाइड होता है पिता की हत्या, रिजीसाइड होता है राजा की हत्या, होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या। अब बचता ही कौन है? फ्रैट्रिसाइड, यानी फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है भाई की हत्या, ब्रदर की हत्या। तो जस्ट इट इज करेक्ट, यानी कौन सा करेक्ट होता है? हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है डी, यानी कि ब्रदर ऑफ सॉरी मर्डर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड याद रखेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया आपको समझ में ये आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नंबर 8 पे लेते हैं कि अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। यहां बताया जा रहा है कि अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, यानी एक ऐसी नाव है जो सिर्फ रेसिंग के लिए बनाई गई हो। किसके लिए बनाई गई हो? एक ऐसी नाव है जो सिर्फ आपके किसके लिए बनाई गई हो? रेसिंग के लिए बनाई गई हो, यानी कि वो एक तरीके से बताया जाए कि क्रीड़ा के लिए बनाई गई, खेल के लिए बनाई गई। तो कैनो मीन्स होता है आपका, अगर बात करें हम कैनो का, तो इसका मतलब होता है डोंगी। एक वर्ड यूज किया जाता है नाय के लिए कि डोंगी होता है। और दूसरा अगर हम बात करें याच, ये होता है क्रीड़ा के लिए होता है, जस्ट मतलब वही है कि रेसिंग के लिए माना जाए। और ये देखिए फ्रेगेट का मतलब होता है जो युद्ध पोत होता है उस वाले को, थोड़ा सा बड़े पानी वाले जहाज की बात कर ले। और ये सबमरीन का मतलब हो जाता है आपके हिसाब से कि पनडुब्बी सुना होगा, अगर ऐसा सुना है तो ठीक है, यानी कि सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी जहाज होता है। तो यानी आफ्टर ऑल 4 ऑप्शन जब हम रेड करते हैं तो हमें ये बात पता चल जाती है कि हमारा ऑप्शन सही होगा याच। याच ही एक वो बोट होती है जो क्रीड़ा के लिए यूज की जाती है, जो मतलब मनोरंजन के लिए या रेसिंग के लिए गए तो यूज की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है नंबर 9, और 9 में हम ये चीज़ देख पाएंगे कि क्या हमारे पास है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अ स्टेट इन्वेस्ट द फ्यू गवर्न द मेनी, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि अ स्टेट एक ऐसा राज्य हो इनविच जिसमें द फ्यू गवर्न मतलब कुछ शासक, द मेनी मतलब वो शासक का मतलब कई लोग कर रहे हैं। तो यहाँ मोनार्की मतलब ये हो जाता है आपका राजतंत्र है, और ओलिगार्की है यही है आपका जहाँ पे कई मतलब लोग मिलकर राज करते हैं। ऑटोक्रेसी ये एक तंत्र होता है, और प्लूटोक्रेसी ये धनी तंत्र होता है। तो यानी ऑटो मतलब ये एक तंत्र में आएगा, ये होता है प्लूटोक्रेसी मतलब धनी तंत्र हुआ, मोनार्की मतलब राजतंत्र में नहीं बताया। तो ये आपका ओलिगार्की ही एक है जहाँ पे मतलब कि कई लोग राज्य करते हैं, तो मतलब कई लोग मिलके करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा कुलीन तंत्र होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की मीन्स कुलीन तंत्र। तो यही वो हमारा ऑप्शन बनेगा आपका बी वाला कि अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर हमारा 10 होता है, दैट विल बी मेंटेन, हमें जो करना है। तो देखिए यहाँ पे द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, यह बात हो रही है कि मतलब स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी मतलब प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी, किसकी बात करने वाले, अगर हम लोग करते हैं बात एंथ्रोपोलॉजी तो ये होता है नृविज्ञान। अगर इसके बाद अगर हम बात करें आर्कियोलॉजी तो ये होता है प्राचीन विज्ञान का अध्ययन करना। और हिस्ट्री तो आप इतिहास जानते ही होंगे। और एथनोलॉजी का अगर अर्थ लिया जाएगा तो आपको एथनोलॉजी के अर्थ में मिल जाएगा, ये होता है जीव पारिस्थितिकी विज्ञान, जीव पारिस्थितिकी। तो अगर चारों ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद आपको ये पता चला कि स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी यानी प्राचीन समाज का अध्ययन करना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आर्कियोलॉजी। यानी फिर जब भी बात आएगी कि स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन अपना ठीक करेंगे आर्कियोलॉजी को।
तो चलिए नेक्स्ट नंबर आज के लिए है और 11 है और यही हमारा लास्ट वन होगा आज का। तो चलिए लास्ट वन भी होगा और बेस्ट वन भी होगा आपके लिए। तो यहाँ देखते हैं कि स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ। ये कह रहा है कि भाई अ स्टेटमेंट मतलब एक कथन हो दैट अपीयर्स जो प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी मतलब कि आपस में ही क्या हो कि उसके विरोध थोड़ा सा मिले, बट लेकिन दैट रिवील्स वो प्रकट करे अ काइंड ऑफ ट्रुथ, एक सच्चाई। यानी ऐसा एक मतलब सेंटेंस लिया जाएगा कि जिसमें उन कथन में आपस में ही क्या होगा, कंट्राडिक्टरी होगा मतलब विरोधा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चीज़ के सच्चाई को बयां करेंगे, बताएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे देखिए, क्या हम उसको आयरनी कह सकते हैं, क्या हम उसको पैराडॉक्स कह सकते हैं, क्या हम उसे ऑनवाटोपोइया कह सकते हैं, क्या हम उसे सिमिली कह सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आफ्टर ऑल आपको सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कि जहाँ सेल्फ कंट्राडिक्शन दिख जाए तो वहाँ पे आप अपना ऑप्शन ठीक कर लीजिए, पैराडॉक्स होता है। क्या होता है? पैराडॉक्स। तो इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों कि आज आप लोगों को ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज का जो पहला वीडियो है ऑन प्रैक्टिस सेशंस के रूप में, ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड, आप आनंद ये होंगे इस चीज़ का। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।